अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, इस वक्त कौमी मंजरनामे में काफी हलचल नजर आ रही है। एक तरफ तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात में गैर अस्करी कैदियों की रिहाई और सीज फायर में एक्सटेंशन पर इत्तेफाक हुआ है, तो दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस में तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है और समाअत करने वाले बेंच में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। बराह रास्त मुज़ाकरात के पहले मरहले के बाद जो आउटकम सामने आया है उस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त तालिबान की जानिब से वजीरिस्तान में फौज की हफ्तावार पेट्रोलिंग रोकने का मुतालबा है। सलमान तासीर और यूसुफ रजा गिलानी के बेटों की रिहाई से इंकार और अपने दो साथियों की रिहाई के बदले में प्रोफेसर अजमल खान की रिहाई की पेशकश भी मायनी खेज लगती है। गो कि हुकूमत तालिबान के नए मुतालबात के हवाले से अभी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में मसरूफ है, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ इस नुक्ते पर मरकूज हैं कि इन मुज़ाकरात का एंड रिजल्ट क्या निकलता है। दूसरी तरफ गद्दारी केस को देखा जाए तो अदालत में तनाव अरूज पर नजर आ रहा है। एक तरफ परवेज मुशर्रफ के वकला जजेस की गैर जानिबदारी पर उंगली उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 31 मार्च को मुल्जिम की पेशी और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का फैसला बरकरार रखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 31 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी और उसके बाद ये मुकदमा क्या रुख इख्तियार करता है। हम अपने आज के शो में दूसरे एस्पेक्ट्स को भी, जो इस हफ्ते की मेजर डेवलपमेंट्स हैं, उनको भी हम टच बेस करेंगे, जिनमें बलोचिस्तान मिसिंग पर्सन्स केस और पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद में कटौती समेत और भी मुख्तलिफ इश्यूज होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुझे मेरे शो में ज्वाइन करते हैं जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। हामिद साहब, आपने जैसे कि देखा होगा जो हमें इस हफ्ते डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं, उनमें सबसे पहले मुशर्रफ केस में हमें जस्टिस फैसल अरब जो हैं वो समाअत की सुनने से मुआज़रत करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक को शुरू करें, हम देखेंगे कि दोनों जानिब के वकला के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, उनका क्या कहना है, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। सिक्योरिटी तो इश्यूज हैं, हमें भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हम भी उसके बावजूद आ रहे हैं यहाँ पर, और जाहिर है कि जब हम आ रहे हैं तो हमारा भी एक इशू बनता था, मगर उसके बावजूद हम लोग बैठ रहे थे, कोर्ट भी यहाँ बैठ रही थी, जाहिर है सिक्योरिटी भी लगाई हुई थी। उसके बावजूद अगर वो चाहते हैं कि नहीं सुने तो वो उनका एब्सोल्यूट अपना फैसला है, मेरा फैसला। देखिए, ये तो जब तक कि हमारे पास रिटन ऑर्डर नहीं आ जाएगा इसका जवाब देना मुश्किल होगा। क्या कहते हैं रिटन ऑर्डर के अंदर, अभी जब ऑर्डर आएगा तो फिर हम उसका जवाब दे सकेंगे। कल जो सेनेट में डिबेट हुई है, उस डिबेट में ऐसे फिक्रे भी अदा किए गए कि ये कोर्ट जो है एजेंडे पे काम कर रही है। एजेंडे का मतलब है कि डॉटेड लाइन काम कर रही है। तो चीज़ ये है कि जब इस किस्म के तासरात उभर रहे हों तो ये जो है इस पर कोर्ट खासी जो है जज्बाती हो गई, और कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप को हम पर एतमाद नहीं तो इस सूरत हाल में एटलीस्ट उन्होंने जस्टिस फैसल अरब जो कि प्रेसिडेंट हैं इस स्पेशल कोर्ट के, उन्होंने कहा एटलीस्ट मैं नहीं बैठ सकता, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, और इस मुल्क में जजेस की कोई कमी भी नहीं है। अब देखें कि मैं दूसरे जजेस शायद उनको फॉलो करें और शायद ये बेंच ब्रेकअप हो जाए। और जैसे मैंने पहले से कह रहा हूँ, ब्रेकअप हो गया, मैं तो देखें जी पहले दिन से कह रहा हूँ, और मेरी बातों पर लोग थोड़े से मुस्कुराते भी थे। मैं हमेशा ये कहता था कि ये मुकदमे की बेल जो है ये मुंडेरे नहीं चढ़ेगी। ये मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है और आज भी मौक़िफ़। जी जाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने मुशर्रफ के वकला की बात सुनी है, कसूरी साहब के मुताबिक ये बेंच ब्रेकअप हो गया है। फिर हम देखते हैं कि जस्टिस फैसल अरब जो हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं, मुआज़रत कर लेते हैं इस केस की समाअत सुनने से। उनको लगता है कि अगर गैर जानिबदारी का शुबा है परवेज मुशर्रफ साहब की टीम को, तो फिर उन्हें भी कोई दिलचस्पी नहीं है इस हेयरिंग को कंटिन्यू करने में। तो ये बात तो पहले भी सामने आई थी परवेज मुशर्रफ के वकला की जानिब से। गैर जानिबदारी का जो इंप्रेशन था वो तो बहुत पहले भी शो किया गया था, उसको डिनाई कर दिया गया, और अब वो समाअत सुनने से इंकारी हैं, मुआज़रत कर रहे हैं। देखिए नीलम, ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए, और कौम को भी समझ लेना चाहिए कि जो कुछ ऑप्टिक्स हैं, जो ड्रामा इस पूरे केस में आपको नजर आ रहा है, उसकी हकीकत यह है कि यह केस बुरी तरह डेडलॉक हो चुका है। यहां पर हुकूमत के, जुडिशरी के और फौज के सींग आपस में फंसे हुए हैं, और इस वक्त सींग ऐसे फंस चुके हैं कि ये छुड़ाना भी चाहें तो इनके लिए छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत वक्त ने एक केस ले तो लिया, मुशर्रफ से इंतकाम लेना था नवाज शरीफ को, कि जैसे अर्ज किया कि जिस तरह नवाज शरीफ ह्यूमिलिएट हुए थे, बेइज्जत हुए थे, जेलों में इनको हथकड़ी डाल के खड़ा किया गया था,
اس کی زندگی کی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ کم از کم میں مشرف کے ساتھ یہ کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالوں. انہوں نے پنگا تو لے لیا, اتنا بڑا کیس انہوں نے فائل تو کر دیا, حالانکہ ان کے بھی ایڈوائزرز نے ان کو مشورہ کیا تھا ایسا نہ کرنا, بعد میں یہ بات گلے پڑ جائے گی. جس طرح مشرف کو اس کے ایڈوائزرز نے کہا تھا کہ پاکستان مت آنا, حالات سازگار نہیں ہیں, مصیبت میں پڑ جاؤ گے. آرمی نے منع کیا تھا, آئی ایس آئی نے منع کیا تھا مشرف کو پاکستان مت آئیں, اس وقت انوائرمنٹ بہت ہاسٹائل ہے, آپ پھنس جائیں گے, ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی. چونکہ فوج کے اندر اس وقت ایک خاموش, بہت ایک پریشان کن ماحول ہے فوج کے اندر. فوج خاموش ہے اور پوری فوج اس وقت اس بات پر متفق ہے کہ مشرف کے خلاف مقدمہ ناجائز ہے اور مقدمہ نہیں بنتا, اور یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے مشرف کی. فوج کو بے عزت کرنے کے لیے جوڈیشری بھی کر رہی ہے, حکومت بھی کر رہی ہے, اور پوری فوج اپنی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان آرمی کی لیڈرشپ اپنے پرانے کمانڈر ان چیف کو ایک جھوٹے مقدمے میں بچانے کے لیے کیا کرتی ہے. نتیجتاً اتنا پریشر آرمی لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ اگر یہ مشرف کے مقدمے کو آگے جانے دیتے ہیں, ہتھ کڑی لگنے دیتے ہیں, گرفتار ہونے دیتے ہیں, تو فوج میں آوازیں اونچی ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر نتیجتاً یہ ہے کہ اب جوڈیشری کو بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یار اس مقدمے میں ہم بے عزت ہوئے چلے جا رہے ہیں. مشرف کو دل کا دورہ پڑنے کا جو وہ سارا سلسلہ تھا, اس کو 30 پتہ نہیں 50 60 80 دن ہو گئے اس بات کو, کئی مہینے ہو گئے. پہلے ہیلتھ ایشو رہا, پھر سیکیورٹی ایشو رہا, اور ابھی تک وہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو کہ پوری طرح آرمی نے گھیرا ہوا ہے, بیسیکلی آرمی کے گیسٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں مشرف. اور پوری دنیا کو یہ میسج صاف بغیر کہے, آرمی منہ سے کچھ نہیں بولے گی, لیکن پیغام دنیا کو وہ یہ دے رہی ہے کہ ہم اپنے کمانڈر ان چیف کا ایک جھوٹے مقدمے میں ٹرائل نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بات تو اب یہ ہوگا کیا؟ جو جسٹس فیصل عرب ہیں, پہلے وہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ وہ نہیں سنیں گے سماعت, اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک دن کے لیے اٹھ کر گئے تھے. تو ہونے کیا جا رہا ہے آگے؟ وہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ جوڈیشری نے بھی افتخار چودھری صاحب کے جو باقیات ہیں ان کا بھی ایک انتقام ہے فوج کے ساتھ, ایک غصہ ہے خاص طور پہ مشرف کے ساتھ, حکومت وقت کا بھی ہے, میڈیا میں بھی بہت بڑے بڑے ایلیمنٹس ہیں کہ جن کو سکور برابر کرنا ہے مشرف کے ساتھ. تو یہ تین کا ٹرائکا جو بنا ہوا ہے, جوڈیشری کا, گورنمنٹ کا اور میڈیا کا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ کیا ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوتا ہے. پاک فوج اس ملک کا ہاتھی ہے, اس کے پاؤں میں سب کا پاؤں, یہ جو مرضی زور لگا رہے ہیں. یہ سارا شور شرابہ یہ اس لیے کر رہی ہے ساری جوڈیشری, ساری حکومت, سارا میڈیا, کہ آرمی ابھی اس پالیسی پر ہے کہ ہم خاموش رہیں گے, ہم ان کو اس وقت ہم ایگریسیولی اپنا وزن ڈال کے روکیں گے نہیں. جہاں روک سکتے ہیں وہ انہوں نے کر دیا, ان کو لے جا کے ہاسپٹل میں لا کے بٹھا دیا اور کہا آپ کسی کا باپ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یعنی ان سمپل ورڈ جو کہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن دیٹس واٹ اٹ مینس. اب ناؤ ہو یہ رہا ہے بیسیکلی کہ جوڈیشری کو اب کوئی ایمیکیبل طریقہ نکل نہیں رہا ان سے. جوڈیشری بھی وڈرا کرنا چاہتی ہے تو کر نہیں سکتی, بے عزت بہت ہوتی ہے, اتنا آگے چلے گئے. گورنمنٹ کیسے کہے اس بات کو کہ ہم نے غلط کیس فائل کیا تھا, ہم وڈرا کر لیتے. بیچ میں سعودیز نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھوڑی سی, لیکن بات وہ یہ ہے کہ چونکہ صرف گورنمنٹ انوالو نہیں ہے, جوڈیشری بھی انوالوڈ ہے, پھر گورنمنٹ اور جوڈیشری کی لڑائی ہو جائے گی اس کے اوپر, کیسے نہیں. وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ تینوں کے سینگ پھنس گئے ہیں بہت بری طرح. اور جہاں تک مشرف کا تعلق ہے, پھر 31 مارچ کو زائد احمد صاحب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا مشرف صاحب آئیں گے عدالت میں؟ دیکھیں یہ آپ نے پچھلے 3 4 5 6 مہینے میں دیکھ لیا کہ کیا ہوا. بات یہ ہے کہ عدالت میں اگر وہ آ جاتے ہیں تب بھی کوئی آسمان نہیں گر جائے گا, لیکن بات وہ یہی ہے کہ ایٹیٹیوڈ جوڈیشری کا کیا ہوتا ہے. اگر جوڈیشری حکم دیتی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے, اریسٹ کر لیا جائے, چارج شیٹ لگا لی جائے, ان کو ہتھکڑی ڈال کر ڈیالہ جیل بھیج دیا جائے, جوڈیشری وہاں سے آرڈر دیتی ہے, وہ آرمی کے لیے بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا کہ اب کیا کریں. اس صورتحال میں فوج کے اندر جو غصہ بڑھے گا, آرمی کی لیڈرشپ پھر اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکے گی, اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکے گی. یہ اتنا بڑا رسک ہے فوج کے لیے. اگر فوج کو یہ پتا ہو, آپس میں یہ بات کر لیں کہ یہ مشرف کو پیش کر دیں گے, آپ صرف چارج شیٹ سنا کے ان کو واپس کر دیں اور کوئی بہانہ بنا دیں, جس طرح حسین حقانی کے ساتھ آپ نے کیا تھا یا زرداری کے ساتھ میمو کیس میں کیا تھا, جب اتنے بڑے بڑے کیسز پہ NRO کے کیسز پر آپ خاموش ہو کے معاملے کو کئی سال پینڈ کر سکتے ہیں, تو یہاں بھی ذرا پینڈنگ کر دیں نیشنل انٹرسٹ میں کہ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے. فوج کے خلاف آپ ذرا جنگ کو اپنا تھوڑا سا, جو فوج میں پرسپشن ہے کہ فوج کے خلاف جوڈیشری کی جنگ چل رہی ہے, اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. جوڈیشری اس وقت لٹرلی پاکستان کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھ رہی. فیکٹ آف دا میٹر ہم بتائیں, جو بیانات پچھلے چیف جسٹس کے بھی آتے تھے اور اس چیف جسٹس اور ان ساری جوڈیشری کے جو آ رہے ہیں, وہ یہ آ رہے ہیں کہ صاحب ہم قانون کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی پہ کمپرومائز نہیں کریں. یہ سارے کھوکھلے الفاظ ہیں.
रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि सबसे ज्यादा कानून और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को बेइज्जत करने वाली है जुडिशरी है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाली है जुडिशरी है, आर्टिकल 62 और 63 को कदमों तले रोनते हुए इलेक्शन कराने वाली है जुडिशरी है। इमरान खान को बुलाकर तो कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया इस वजह से कि उसने जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ शर्मनाक का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन फैक्ट अपनी जगह है, पाकिस्तान दो जगह पे डूब रहा है। आज मुझे साफ साफ बताइए, क्या पूरे मुल्क में कहीं पे भी पाकिस्तान का अदालती निजाम इंसाफ कर रहा है? कोई भी सेन आदमी जो इस सिस्टम को जानता है वही जानता है कि पाकिस्तान की सबसे करप्ट, सबसे नापाक और सबसे जुडिशियल दहशतगर्दी करने वाले इदारे हमारा जुडिशियल सिस्टम है। नीचे आपके सेशन कोर्ट से शुरू कीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए, कहीं पे इंसाफ नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके भी इंसाफ नहीं मिलता। और ये बात, पाकिस्तान डूब के तबाह बर्बाद हो गया, चाहे वो बीएलए की दहशतगर्दी हो, टीटीपी की हो, कराची की हो, पॉलिटिकल पार्टीज की करप्शन हो। जब आपने किसी एक को भी सजा नहीं दी, जब आपने किसी एक जगह पे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा, बाबा कानून अंधा होता है, जजों को तो अंधा नहीं होना चाहिए ना। पाकिस्तान को देखें, ये लल बिफोर द स्टॉर्म है, ये आपको हम साफ बता रहे हैं। ये तूफान बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है जो आपको नजर आ रही है। चंद दिन में बहुत बड़ा धमाका होगा और बहुत लोगों के सर कटेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो फंसा हुआ है मुशर्रफ का केस, ये इनके हलक में आ गया है और अब निकलेगा तो हलक छीलता हुआ निकलेगा, ऐसे नहीं निकल सकता। ज़ैद अहमद साहब, ये एक केस है जो कि हमें ऑन द होराइजन नजर आता है पाकिस्तान के मामलात में। दूसरी जो हमें डेवलपमेंट इस हफ्ते होती हुई नजर आई, वो हमें फाइनली डायरेक्ट मुज़ाकरात होते हुए नजर आए तालिबान शूरा में और हुकूमती कमेटी में, जो कि हमें मिलते हुए नजर आए और रगजई के मकाम पर मीरान शाह में, जिसमें जो तालिबान शूरा के अफराद थे उनमें कारी शकील मोहम्मद एजेंसी से जिनका ताल्लुक है वो मौजूद थे, आजम तारिक महसूद ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं, कारी बशीर और डॉक्टर हुसैन जो थे वो शामिल थे, और हुकूमती कमेटी की जानिब से समीउल हक और प्रोफेसर इब्राहिम की टीम गई थी। अब जो इस मीटिंग के बाद जो 3 फाइनल कंक्लूजन सामने आती हैं, जो मुतालबात सामने आते हैं, वो सीज फायर के एक्सटेंशन की भी बात हो गई है, जंगबंदी को एक्सटेंड करने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले ये अनाउंसमेंट हुकूमत की जानिब से आए। दूसरा, उन्होंने अपने जो गिरफ्तार लोग हैं तकरीबन 400 अफराद, उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। तीसरा, उन्होंने फिर फ्री पीस जोन का भी मुतालबा किया है जहां पे वो उनकी अमलबंदी हो और वो फ्रीली जो है मूव अराउंड कर सकें। तो इस मीटिंग से क्या कोई नई बात हमारे सामने आई है? यानी एक बात पूरी कौम को ये बात बड़ी अच्छी तरह मालूम हो जानी चाहिए कि कोई हुकूमती कमेटी नहीं है। जिसको आप हुकूमती कमेटी कह रहे हैं, ये भी तालिबान की कमेटी है। ये लोग तालिबान के वकील हैं, हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के वकील नहीं है। इस वक्त तालिबान की एक कमेटी तालिबान की दूसरी कमेटी से बात कर रही है और रियासत पाकिस्तान ने अपने तमाम इख्तियारात दहशतगर्दों की एक नुमाइंदा तंजीमों को दे दिए हैं। यह हो रहा है इस वक्त। समीउल हक और प्रोफेसर इब्राहिम ना पाकिस्तान से वफादारी रखते हैं, ना पाकिस्तान से आर्मी से कोई हमदर्दी है, ना टीटीपी को यह गलत समझते हैं, ना टीटीपी के कत्लेआम को कंडेम करते हैं, ना टीटीपी को खवारिज मानते हैं, ना पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, ना पाक फौज की इज्जत करते हैं। इन लोगों को आपने बाइख्तियार बनाया है पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की आबरू बचाने के लिए। इनसे बड़ा दिमाग खराब हुकूमत वक्त का और क्या हो सकता है कि इन्होंने टीटीपी ही के एक ग्रोह को टीटीपी की मुज़ाकराती कमेटी, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की मुज़ाकराती कमेटी बना के पेश किया। नतीजतन ये हो रहा है कि सारी कन्वर्सेशन पिछले जो इतने महीनों से हो रही है, उस खुराफात में आप ये देख लीजिए कि जैसे बात हमने कही थी, साफ अल्फाज में ट्रांसलेट कर देते हैं टीटीपी की डिमांड कि पाकिस्तान आर्मी को ट्राइबल एरिया से वापस बुला लिया जाए ताकि वो सारे इलाके जहां हमने हजारों शोहदा की कुर्बानी देकर वो इलाकों पर कब्जा किया है, दोबारा टीटीपी को निकाला है, वो सारे इलाके टीटीपी को वापस दे दी जाए। याद रखिएगा, ये जंग ट्राइबल एरियाज में खुरेज जंग हमने लड़ी है। एक मर्तबा जो पहाड़ी मैं ये एक और जो एस्पेक्ट उठाया जाता है, वो कहते हैं जब फ्री पीस जोन की तालिबान बात करते हैं तो उसको गलत तरह से पेश किया जाता है, जैसे वो कोई अपनी रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। वो सिर्फ वक्ती तौर पर जब तक कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तब तक वो फ्री पीस जोन चाहते हैं। तो ये गारंटी कौन देगा कि मुज़ाकरात? प्रोफेसर इब्राहिम साहब के मुताबिक उनको मूव अराउंड करने में प्रॉब्लम होता है, पहाड़ों के अंदर छुप के जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। ये गारंटी कौन देगा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जो कि हो जाएंगे, तो उसके बाद वो तालिबान वो सारे फ्री एरिया जहां पे इन्होंने कब्जा किया वो इलाके खाली करके वापस चले जाएंगे, जहां उसी घेरे में वापस चले जाएंगे जहां पाकिस्तान आर्मी ने आज उनको घेरा हुआ है? यानी कोई सेन आदमी ये बात कर सकता है? वो कह रहे हैं आप सिर्फ मकीन और लद्दा के एरिया से फौज को निकाल दें, वहां पे लेवीज भी रहे, आपकी जो दूसरी लोकल फोर्सेज है वो भी रहने दें, उनको हटाने को नहीं कहा जा रहा, जो वीकली पेट्रोलिंग है वो आप खत्म कर दें। बात यह है कि लेवीज और लोकल ट्राइबल फोर्सेज का तो टीटीपी के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। फौज क्यों भेजी आपने? क्योंकि ना तो आपकी पुलिस उनके खिलाफ लड़ सकती है, ना एफसी लड़ सकती है, ना लेवीज लड़ सकती है, ना ट्राइबल मलेशिया लड़ सकती है।
बात यह है कि फौज को भेजने का मकसद ही यही था। सारी जंग तो फौज ने की है ना, फौज ने इनको सवात से निकाला है, वरना आप लिविज और पुलिस के जरिए इनको सवात से निकाल देते। बात बिल्कुल सिंपल है, ये अपने सारे दहशतगर्द भी छुड़वाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पूरा इलाका फौज खाली कर दे कि जहां पर ये खुद घूम सकें दहशतगर्द, और जब पीस डील्स खत्म हो जाएंगी तो वो सारे किले, वो सारे इलाके, वो पहाड़ी चोटियां जहां पर आज फौज बैठी हुई है वहां टीटीपी बैठी होगी। लिहाजा वो जंग जो आपने पिछले 6 साल में जीती है, आप 6 साल पीछे चले जाएंगे और दोबारा जीरो से शुरू करें, क्योंकि फिर ये कहेंगे कि हम खाली नहीं करते। तो क्या प्रोफेसर इब्राहिम और समीउल्लाह गारंटी देते हैं कि टीटीपी को दोबारा नॉर्थ वजीरिस्तान को घेरे में घुसेड़ देंगे जहां पे आज पाक आर्मी ने घेरा हुआ है, और जहां से ये निकलने के लिए कह रहे हैं तो पाक आर्मी को खोल दो ताकि हम निकल के पूरे इलाके में फैल जाएं? ये दोनों गारंटी नहीं देंगे। मुझे ब्रेक लेनी होगी, हम ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के पहले मरहले में गैर अस्करी कैदियों की रिहाई और सीज फायर में एक्सटेंशन पर इत्तेफाक होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस पेशरफ्त को काबिल इत्मीनान समझा जाए? क्या ये समझा जाए कि मुज़ाकरात के प्रोसेस से फर्क हमें सामने आता हुआ नजर आ रहा है? मार्च 1 जबकि सीज फायर का अनाउंसमेंट की गई थी, उसके बाद से अब तक की जो हलाकतें हैं उनको पिछले माह की हलाकतों से अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें वाज़े हमें फर्क नजर आ तो रहा है। ज़ाहिद हामिद साहब, मैं इस एस्पेक्ट पर भी आपसे मालूम करना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें अपनी डिस्कशन, हम देखेंगे कि इमरान खान साहब का क्या कहना है इस डायरेक्ट मीटिंग के बाद हुकूमत और तालिबान शूरा की, और फिर समीउल हक साहब जो है वो क्या कह रहे हैं इस डायरेक्ट मीटिंग के बाद। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। हमें पता चल गया है कि कौन से तालिबान ग्रुप बात करना चाहते हैं और कौन से जो हैं कि वो रुकावट बने हुए हैं, जो कि हमारे दुश्मनों के हाथ खेल रहे हैं। ये जो हमें कह रहे थे कि जी कोई वो इमरान खान तालिबान के खान है और कोई नजरिया आना चाहता है, कोई वो शरीयत नाफिजी करना चाहते हैं बंदूक की नोक पे। नॉन कम्बैटेंट्स जिनको कहते हैं, जिन्होंने लड़ना नहीं होता, औरतें बच्चों ने और बूढ़ों ने, उनको तो वैसे छोड़ देना चाहिए। कबायली इलाके के लोगों को तरजीह देनी चाहिए थी कमेटी में, क्योंकि कबायली इलाके के लोग हैं, चाबी अमन की कबायली इलाके के लोगों के हाथ। कालम निगार हैं, एंकर हैं, दिन रात एक हंगामा है कि जंग चाहिए। अमन की बात करने वालों को लताड़ा जा रहा है और उनको निशाना बनाया गया है। तो आप देखें कि शोर मचा है कि मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। पूरा मगरबी मीडिया, मगरबी एंकर, मगरबी थिंक टैंक इसी हंगामे में लगा हुआ है कि शर और फसाद की जड़ मदरसा है, ये दहशतगर्दी फैला रहा है। लेकिन मदरसा इस वक्त मैदान में है, मदरसे से अमन की बात की जा रही है और तमाम उलमा, मशाइख और मुहतमीन मदारिस और तलबा अजीज वो खत्म कुरान कर रहे हैं, बुखारी शरीफ का खत्म हो रहे हैं, यासीन पढ़ा जा रहा है कि अल्लाह इस मुल्क में अमन कायम कर दे और इंसानियत महफूज हो जाए, क्योंकि एक इंसान का बचाना पूरे नौ इंसानियत, बड़ी नौ इंसानियत को बचाना है। और मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। तो कौन दहशतगर्द है? अल्लाह ने ऐसे वक्त में जब इंतहाई फितने का हंगामा बरपा है, विफाकुल मदारिस को तौफीक दी कि वो उठे और अमन का फहराया। मैं खुद आपका एक अदना तरीन खादिम हूँ, तालिब इल्म हूँ एक मदरसे का, और आप देख रहे हैं कि हम किन हालात में कहाँ कहाँ जाकर सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि अमन, और ये प्रोपेगेंडे का जवाब है अमन ही के मदरसे अमन और सलामती के गहवारे हैं। जी ज़ाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने सुना दोनों की बात, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको अब मालूम हो गया है कि कौन से तालिबान के ग्रुप जो है मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कौन से नहीं करना चाहते। फिर समीउल हक साहब कह रहे हैं कि अमन की बात करने वालों को लताड़ा जा रहा है और जंग के लिए शोर मचाया जा रहा है और मदरसों को फसाद की जड़ करार दिया जा रहा है, जबकि वहां तो यासीन पढ़ी जा रही है पाकिस्तान की सलामती। देखिए, पहले हम समीउल हक साहब की बात का जवाब देंगे। पाकिस्तान में जो अक्सरियत, पाकिस्तान में सारे मज़ाहिब जितने भी हैं, पाकिस्तान मुसलमान जो है फ़िरक़ों में तकसीम है, बदनसीबी है हमारी।
مسجدیں بھی فرقوں پہ تقسیم ہیں, ہماری سیاسی جماعتیں بھی فرقوں پہ تقسیم ہیں, لیکن اگر اس ریالٹی کو سامنے رکھیں تو پاکستان میں جو اکثریت مسلمان بستے ہیں تقریباً 80% کے قریب, ان کا تعلق اہل سنت والجماعت یعنی جن کو بریلوی کہتے ہیں, صوفی, کیونکہ صوفیہ کے ذریعے ہندوستان میں اسلام پھیلا تھا, یہاں پہ صوفیہ سے عقیدت و تعلق اور محبت رکھنے والی مسلمانوں کی اکثریت ہے. اس کے بعد شیعہ ہیں, پھر اہل حدیث ہیں, اور تقریباً 10-12% کے قریب ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس میں بھی 2 حصے تقسیم ہیں. ایک کانگریسی دیوبندی ہیں جن کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے, جو کہ خوارج سے ملے ہوئے ہیں, جو TTP کے ساتھ شامل ہیں, جو پاکستان میں جنگ کروا رہے ہیں, اور جو کچھ اچھے دیوبندی ہیں جن کا تعلق شبیر احمد عثمانی صاحب کے گروپ سے ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کو حرام سمجھتے ہیں, ناجائز سمجھتے ہیں. تو آلموسٹ 90-95% مسلمان TTP خوارج کے خلاف جنگ چاہتے ہیں. جتنے بھی اہل سنت والجماعت بریلوی مساجد ہیں, مدارس ہیں, وہ کہتے ہیں خوارج کے خلاف, وہ ان کو خوارج کہتے ہیں, جنگ کرو. شیعہ ان کو خوارج کہتے ہیں, جنگ کرو. اہل حدیث ان کو خوارج کہتے ہیں, جنگ کرو. تو یہ کس مدرسوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو امن چاہتے ہیں؟ اور جب اس وقت کیوں نہیں امن چاہتے تھے جب یہ خوارج پورے پاکستان میں آگ اور خون کا ایک طوفان برپا کیے ہوئے تھے. اب جب یہ خوارج گھیرے میں آ گئے ہیں پاک فوج کے, اب ان کے سر کٹنے لگے ہیں, پاک فوج نے جب سٹرائکس کر کے ایئر فورس نے ان کی گردنیں کاٹی ہیں, آپ نے خود دیکھا کہ جنوری کے پہلے 3 ہفتے میں انہوں نے خون کی ندیاں بہائیں پاکستان میں. پھر ایئر فورس کی ایک سٹرائک ہوئی, ان کا دماغ ٹھیک ہو گیا, فوراً بھیک مانگتے ہوئے ایک امن کے مذاکرات. پھر 3 ہفتے تک پاکستان ایئر فورس نے کوئی سٹرائک نہیں کی, انہوں نے پھر خون کی ندیاں بہائیں. دوسری دفعہ مارا گیا ان کو, پھر گھٹنوں کے بل آئے. اب اس وقت ان کو کیوں یاد نہیں آیا کہ امن کرنا چاہیے جب یہ خون کی ندیاں بہا رہے تھے پاکستان میں؟ لیکن زید حمید صاحب پھر اس آپ نے ابھی یہ انالیسس دیے ہیں, تو اگر مارچ 1 جو کہ سیز فائر اناؤنس ہوا تھا مارچ 1 سے لے کے آج تک اگر آپ کمپیئر کریں تو جو ہلاکتیں ہیں اور جو اٹیکس ہیں وہ کافی کم ہوئے ہیں. جنوری اور فیبروری کے مہینے میں کافی زیادہ تھے. آپ کے سامنے اس کا مطلب ہے کہ یہ مذاکرات کا پروسیس کامیابی کی طرف جا رہا ہے. کامیابی کی طرف رزلٹ سامنے نظر آ رہے ہیں, کامیابی کی طرف نہیں جا رہا, بالکل بھی نہیں جا رہا. ہم بالکل واضح بتا دیں آپ کو, جنوری کے آخر میں پاک فوج نے مارا تھا ان کو, پورا جنوری خون میں نہلا دیا پاکستان کو. ایک مار پڑی, ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات, انہوں نے پھر فروری شروع ہوا, پورا فروری انہوں نے خوریزی کی, فروری کے آخر میں دوسری دفعہ مارا گیا ان کو. پھر مارچ, فوراً پہلی مارچ کو انہوں نے کہا کہ اب ہم امن ڈیل کرنا چاہتے ہیں, یہ تیسرا راؤنڈ جو شروع ہوا. اور ابھی تک انہوں نے اپنے, چونکہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں یہ, ابھی تک انہوں نے جان بوجھ کر حملے نہیں کیے. حملے کیے ہیں, اسلام آباد کی کچہری پہ بھی کیے ہیں, جگہ جگہ FT پہ بھی ہو رہے ہیں حملے, ان کے جاری ہیں, لیکن لو پروفائل میں, کیونکہ ان کو اس وقت ٹائم چاہیے. پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم پوری طرح گھیرے میں آ چکے ہیں, ان میں پھوٹ پڑی ہے. عمران خان کی بات یہاں میں درست تسلیم کرتا ہوں کہ ان میں پھوٹ پڑی ہے. ان کا جو فضل اللہ گروپ جو ہے, جو کہ اصل ایکچولی TTP کا جو کمانڈر ہے وہ فضل اللہ ہے, لیکن فضل اللہ کا تعلق ہے سوات سے, اصل میں فضل اللہ کا تعلق ہے کوہستان سے. ہی از ناٹ اے محسود, ہی از ناٹ اے وزیر, ہی از ناٹ ایکچوئل پشتون, جس کو یہ وزیری اور محسود ٹرائب جو ہیں, ہمیشہ TTP کے اندر قیادت محسودوں کے پاس رہی ہے. اور میں آپ نے دیکھا حکیم اللہ محسود ہو یا عبداللہ محسود ہو یا بیت اللہ محسود ہو. یہ جو طالبان شورا میں ہمیں افراد نظر آ رہے ہیں طالبانوں کی جانب سے, یہ کس کیٹیگری کے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اس میں آپ یہ زیادہ تر لوگ ٹاپ کلاس بھیجی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے TTP والوں کی. اور یہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان والے TTP والے جو ہیں یہ فضل اللہ سے خوش نہیں ہیں. ان کے اندر وہ قبائلی غیرت بھی ہے کہ یہ اصل میں ان کے یہاں یہ فضل اللہ وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس کو یہ پشتون مانتے ہی نہیں, ان کو اپنی عزت دیتے ہی نہیں تھے, اب وہ اس کو اپنا امیر تسلیم ہی نہیں کر سکتے. اور فضل اللہ افغانستان بیسڈ ہے, وہ سیکیور ہے, یہ سارے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ جو لوکل والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ہم سے مذاکرات کر کے ہمیں, جس طرح حافظ گل بہادر کے ساتھ آپ نے پیس ایگریمنٹ کیا اس طرح ہمارے ساتھ پیس ایگریمنٹ کر کے ہمیں کچھ ٹائم دے دیں. اگین یہ بھی ایک ٹیمپریری سازش ہے, ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں وہ صرف کہ ہمیں جس گھیرے میں وہاں سے نکل جائیں ہم. فضل اللہ زیادہ اگریسو ہے کیونکہ وہ انڈین کنٹرولڈ ہے, افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ جتنے گروپس ہیں باجوڑ کے, نارتھ کے سارے, سوات کے, وہ لال مسجد والے, وہ سارے افغانستان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سیکیورڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کو جاری رکھا جائے. انڈینز چاہتے ہیں جنگ کو جاری رکھا جائے. ابھی اس وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو دہشت گرد پاکستانی جیلوں میں ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہے وہ بھی دہشت گردوں کی حمایتی ہے. تو چانسز اس بات کے ہیں کہ سارے دہشت گرد, مسلم خان جو ہے سوات میں جو گلے کاٹتا تھا وہ, اس طرح کے 10-12 بڑے بڑے دہشت گردوں کو, یہ کم از کم 100-150 کو 300 بندوں کی لسٹ دی ہے, اس کو چھڑوا لیں گے یہ لوگ. دو نئی لسٹ بھی ابھی روز نئی لسٹ آئے گی, روز نئی لسٹ آئے گی, اور ان کو امید ہے کہ 300 بندے دیں گے تو 100-200 تو چھوٹ ہی جائیں گے. 400 تک تو پہنچی گئی ہے بات, وہی ہم عرض کر رہے ہیں آپ کو. اور دوسری بات جو عمران نے بات کہی کہ نان کمبٹنٹ, دیکھیے اس جنگ میں مجھے یہ بتا دیں کہ نان کمبٹنٹ کون ہے. پہلے یہ کہہ رہے عورتوں اور بچوں کو تو آپ چھوڑ دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے اس ملک میں جتنی سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے بچوں نے کی ہے, 13 سال 12 سال 14 سال 15 سال 16 سال, برین واش تو ہیں یہ بیوقوف. تو پھر کس کو بچہ کہتے ہیں آپ؟
जो एक सुसाइड बॉम्बर बच्चा 14 साल का जो जैकेट पहन कर आता है और फौज के 150 जवानों को शहीद और जख्मी करता है, उसको आप बच्चा कह के छोड़ देंगे या उसको आप कॉम्बिटेंट कहेंगे? क्या कहेंगे आप? यही बात है कि जैसे इस जंग के डायनामिक्स को ये समझते ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि जंग कौन सी लड़ी जा रही है। जिस औरतें यहां पे सुसाइड बॉम्बिंग्स कर रही हैं, वो दूसरी बात है कि फौज के पास औरतें और बूढ़े हैं ही नहीं, बच्चे हैं जो सवात के एक ऐसे सेंटर में रखे गए हैं कि जहां पर इनको दोबारा रिहैबिलिटेट किया जा रहा है। बिल्कुल, उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाया जा रहा है और वो खुल के उसके ऊपर मीडिया में फिल्में चल चुकी हैं, लिहाजा कोई खुफिया बात नहीं है। और टीटीपी कह रही है कि ये बच्चे हमें वापस दे दो, फौज की गिरफ्तारी में कैद में, फौज कह रही है हम नहीं देंगे, और बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि ये दोबारा घूम कर आएंगे और सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि अभी इनके जहन कच्चे और पूरी तरह इनकी रिहैबिलिटेशन नहीं हुई। ठीक, हमें जाहिद हामिद साहब जो हुकूमत की जानिब से मुतालबा नजर आया वो यूसुफ रजा गिलानी और सलमान तासीर के बेटों की रिहाई और जो प्रोफेसर अजमल हैं उनकी रिहाई का मुतालबा आया। तो उन्होंने सलमान तासीर और यूसुफ रजा गिलानी के बेटों को तो रिहा करने से साफ इनकार कर दिया है, प्रोफेसर अजमल को वो रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने 2 अफराद की रिहाई का एक्सचेंज में जो है मुतालबा किया है। देखिए बात यह है कि प्रोफेसर अजमल को तो कई बरस हो गए हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वो तो कई बरस से इनकी कैद में है। इस तरह के बहुत सारे एफसी के, आपने प्रोफेसर अजमल हो या यूसुफ रजा गिलानी का बेटा हो या एफसी के हमारे जवान हो, हैं तो सारे पाकिस्तानी ना। आप किसी की कीमत कैसे लगा सकते हैं? एफसी के जवानों के तो भी गले काट देते हैं और हुकूमत पाकिस्तान खामोश होकर कहती है अच्छा पीस मुज़ाकरात के अंदर दखल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर यूसुफ रजा गिलानी या उसके अलावा सलमान तासीर का बेटा वो खतरे में होता है तो फिर हुकूमत परेशान होती है, पूरी पीपल्स पार्टी हंगामा करती है कि यार किसी न किसी तरह जो मर्जी कीमत हो हमारे बच्चे निकलवा दो। बात यह है कि जब अब तो टीटीपी नई स्टेटमेंट दे चुकी है कि इन दोनों के बेटे हमारे पास हैं ही नहीं, वो किसी और दहशतगर्द ग्रुप के पास हैं। देखिए आपसे हमने पहले कहा था कि ये एक ग्रुप हमले भी करेगा, एक डिनाई भी करेगा। आप टीटीपी को सच्चा कब से मानने लगे? इतने अरसे तक जो टीटीपी कहती रही है कि हमारे पास थे, तो वो क्या स्टेटमेंट था? बात यही हम अर्ज कर रहे हैं आपको कि एहरारुल हिंद भी अभी तक हमें मिल के नहीं दे रही कि ना मिलेगी आपको, इसलिए वो नहीं मिलेगी, इसलिए कि एहरारुल हिंद का अमीर भी फजलुल्लाह है। रोज एक नया नाम निकालने में इनको क्या प्रॉब्लम है? कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराते हमारे पास एनजीओ की आके ये कि हम एक नई दहशतगर्द तंजीम बना रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान से हमने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। ये एक फेक नेम्स है, फेक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हर 2 आदमी अपने एक धमाका करके नया फोन कॉल करके क्लेम कर लेंगे हमने किए। रियलिटी ऑफ द मैटर इज ये लल बिफोर द स्टॉर्म है। मार्च के महीने में जो थोड़ा बहुत अमन आपको नजर आ रहा है, धोखे में मत रहिएगा। मार्च के बाद बर्फ पिघलने दें, इनको रीग्रुप होने दें। इनको एक दफा ये समझ रहे हैं कि ये फौज को बेवकूफ बना लेंगे, हुकूमत को बेवकूफ बना लेंगे, फौज अपना घेरा तोड़ देगी, इनको लड्डा और पूरे सारे मकीन और सारे मीर अली के इलाकों में घूमने फिरने की खुली छुट्टी मिल जाएगी, ये अफगानिस्तान निकल जाएंगे, नई सप्लाईज आ जाएंगी। आप सिर्फ थोड़े दिन और इंतजार कर लें, हमले दोबारा शुरू होने वाले हैं, चीखें निकलेंगी कौम की। अब की दफा हम बता रहे हैं, रिपोर्ट्स हैं केमिकल वेपन्स की, रिपोर्ट्स हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स की, रिपोर्ट्स हैं नए लॉन्ग रेंज रॉकेट्स की। अभी तक ये 107 मिलीमीटर रॉकेट्स इस्तेमाल करते रहे, जिसको BM-12 या BM-12 कहते हैं। ज़ाहिद हामिद साहब, हमें ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक और जो आपसे मालूम करना चाहूंगी क्वेश्चन कि आखिर हमें एक तरफ से हमें ये भी डिमांड की गई कि ISI के ऑफिसर को भी शामिल किया जाए कमेटी में जो मुज़ाकरात के लिए जा रही है। तो हमें फौज क्या कतराती हुई नजर आ रही है? फौज क्यों हेसिटेंट लग रही है इस मुज़ाकराती अमल में शरीक होने से? देखिए फौज बिल्कुल ठीक कर रही है। हमने खुद सख्ती से मना किया है फौज को कि इन मुज़ाकराती अमल में फौज ने शामिल नहीं होना, कि पाकिस्तान फौज की जो इज्जत है, जो डिग्निटी है, जो गैरत है, जो उसकी दहशत है दहशतगर्दों के ऊपर, वो कायम रहनी चाहिए। ये दहशतगर्द ये चाहते हैं कि पाक फौज को नीचे उतारकर मुल्ला फजलुल्लाह के लेवल पर खड़ा कर दे। मैं आपको बता रहा हूं इनकी डिमांड ये है कि मुल्ला फजलुल्लाह सामने बैठा हो और जनरल राहील यहां बैठे हुए हो, और फिर जनरल राहील एक्सेप्ट करें इनको। समीउल हक कह चुका है कि इनको शराकत दी जाए पाक फौज की, पाकिस्तानी रियासत में स्टेक होल्डर बनाकर इनको हिस्सा दिया जाए दहशतगर्दों को। ज़ाहिद हामिद साहब, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद हम ये भी मालूम करना चाहेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि जो पाकिस्तान से दहशतगर्द हैं वो सीरिया जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे सीज फायर करके वो ब्रेक लेके सीरिया में जाके फोकस करेंगे और उसके बाद वापस आके यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे? नाज़रीन, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो रीसेंट डायरेक्ट मीटिंग होती हुई नजर आई है तालिबान शूरा में और हुकूमती कमेटी में, और फिर जो हमें न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान से मिलिटेंट्स जो है सीरिया
जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो सीज फायर की अनाउंसमेंट नजर आती है, इस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के पीछे असल हकाइक क्या है? जाहिद हामिद साहब, हमें जो ये रिपोर्ट सामने नजर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द जो है वो सीरिया जा रहे हैं और वहां पे जाके सीरियन रेबल्स को जो है मजबूत किया जा रहा है। इसमें क्या आप देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? बदनसीबी ये है कि सीरिया की जो कैंपेन है, सीरिया में जो बशार अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए जो कैंपेन है, इसमें 3 बड़े बड़े मुल्क इन्वॉल्व हैं। इनके इंटरेस्ट में यह है कि ये जंग जारी रहे। एक इसमें अमेरिकन हैं, CIA है, एक इसमें इसराइलीज हैं, मोसाद है, और तीसरे अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरेबियंस हैं। और मुस्लिम दुनिया में फिरकावाराना जंग को भड़का के रखना इन्हीं मुल्कों के इंटरेस्ट में है। इस वक्त सऊदी अरेबिया अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है फिरकावाराना जंग को भड़काने में। ईरान जवाब दे रहा है, यस, ईरान रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। मोसाद और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है कि मुस्लिम दुनिया में फिरकावाराना जंग भड़काई जाए। अरब इंडिया भी शामिल हो गया है। नरेंद्र मोदी बाकायदा ही प्लान कर रहा है कि जो शियों को अपने साथ मिलाया जाए, देवबंदियों को, क्योंकि देवबंद में तो इंडिया के ऑलरेडी फतवा दे दिया नरेंद्र मोदी के साथ सपोर्ट करने का, और मुस्लिम दुनिया में फिरकावाराना जंग भड़काकर TTP के जरिए, आप नोट करेंगे कि जो ग्रोह फिरकावाराना जंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, लश्कर जंगवी, जिसके बारे में अभी वो थ्रेट भी दिया है बिलावल ने कि जी मुझे थ्रेट लश्कर जंगवी ने दिया है और चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि अगर मारा जाए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और लश्कर जंगवी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, 2 मुख्तलिफ रोल हैं। एक रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, एक फिरकावाराना जंग करवा रहा है। तो इस वक्त सीरिया में, तो इस वक्त CIA और एक्चुअली क्या कर रही है कि लॉस एंजलिस के और कैलिफोर्निया के जो स्पेनिश या साउथ अमेरिकन गैंग्स हैं, उनके बंदे भी हायर करके ले जाए जा रहे हैं सीरिया में लड़ने के लिए। पूरी दुनिया से दहशतगर्द जमा हो रहे हैं कि सीरिया में जाके किराए के फौजी लड़े ताकि ये जंग जारी रहे एक हद तक। टर्की पीछे हट गया, उसकी वजह से बड़ा सेटबैक हुआ है इन लोगों को। कतर पीछे हट गया, इसकी वजह से बड़ा सेटबैक हुआ है इन लोगों को। तो सऊदी अमेरिकन पीछे हटे, बड़ा सेटबैक हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली इसराइल ये चाहता है कि जंग जारी रहे, सऊदीज ये चाहते हैं कि जंग जारी रहे। जहां जहां सऊदी इन्फ्लुएंस है, सऊदियों ने पुतिन को भी जाके थ्रेट किया था कि चेचन ग्रुप्स के, कुछ चेचन ग्रुप्स ऐसे हैं कि जिन पर हमारा टोटल कंट्रोल है और हम विंटर ओलंपिक्स में उनके जरिए खुद कुछ हमले करवाएंगे अगर तुमने सीरिया के मामले में हमारी बात ना सुनी। तो चेचन ने थ्रेट किया था कि अगर तुम इस तरह करोगे तो हम सऊदी अरब पे हमला करेंगे। लिहाजा सऊदीज का अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल है। अफगानिस्तान से TTP के कुछ ग्रुप्स, उनको ले जाया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो गए हैं, प्रोपेगेंडा ज्यादा है। कोई पाकिस्तानी हमें वहां नजर नहीं आया अभी तक, कोई एविडेंस नहीं है तो कोई पाकिस्तानी दहशतगर्द TTP या लश्कर जंगवी के कोई एलिमेंट्स सीरिया में जाकर लड़े हों। मगर यह पॉसिबिलिटी रियल इसलिए है कि वो CIA जो अफगानिस्तान से उनको पाकिस्तान के खिलाफ भेज रही है, जो अफगानिस्तान से फिरकावाराना जंग करवा रही है, जो अफगानिस्तान से दहशतगर्द भेज रही है ईरान के खिलाफ, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, तो ये वही CIA उन्हीं लोगों को स्पॉन्सर करके सीरिया भेज सकती है। लेकिन अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस इसकी नहीं है। ये एविडेंस जरूर है कि ईरान के खिलाफ वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो रिसेंटली पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात खराब हुए हैं, ईरान के जो बॉर्डर गार्ड्स अगवा होकर पाकिस्तान लाए गए और यहां पे मारे भी गए बहुत सारे, जिसकी वजह से ईरान ने पाकिस्तान हुकूमत से भी कंप्लेंट की है। बहुत सख्त नाराज है ईरान ने UN में भी कंप्लेंट की इस बात की, तो UN तक पहुंच गए हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसके पीछे CIA और लश्कर जंगवी और TTP शामिल है। और ये सारे एक एक नाम, बेशक वो जुंदुल्ला का लें या कोई और नाम लें, द फैक्ट ऑफ द मैटर है अभी बहुत बड़ा इजलास लश्कर जंगवी ने कोयटा में किया है, जिसमें उन्होंने सारे फिरकावाराना दहशतगर्दों को शील्डें और मेडल तकसीम किए। तो फिरकावाराना जंग मुस्लिम दुनिया में करवाना, ये इस वक्त खास तौर पर वो, चूंकि जितने बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इस खत्ते में वो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। TTP भी अपने आप को सुन्नी कहती है, लश्कर जंगवी भी अपने आप को सुन्नी कहती है, अलकायदा भी अपने आप को सुन्नी कहती है। अनफॉर्चुनेटली हालांकि ये खवारिज हैं। जी, आपने ईरान के टॉपिक को टच बेस किया, तो ईरान ने UN से जैश उल अदल दहशतगर्द ग्रोह के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। और फिर पाकिस्तान की जानिब से ईरान को कहा गया है कि गुमशुदा ईरानी बॉर्डर गार्ड जो है वो पाकिस्तानी इलाके में ना आए और ना ही उनको किसी ने हलाक किया है। तो क्या ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात को कुछ स्टेबल कर पाएगी? नहीं करेगी। देखिए, ईरानियंस बहुत सख्त बिफरे हुए हैं। होता क्या है, ईरान में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होती है, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे होते हैं जो साल 2-2 साल की सर्विस के लिए आर्मी में जाते हैं। उस तरह के ये बहुत सारे बच्चे थे, यंगस्टर्स थे, 18, 19, 20 साल की उम्रें थी इनकी। इनको अगवा कर लिया गया पाकिस्तान के बॉर्डर से, और पता लग, जाहिर है कि पूरी रियासत है, स्टेट ने देखा कि अगवा करके पाकिस्तान लेकर गए, और लेकर गए कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके से एक को कत्ल भी कर दिया, बाकी उनकी कैद में है। तो ईरानियों का गुस्सा बनता है।
اور پاکستان حکومت اگر یہ کہے کہ یہ پاکستان میں نہیں آئے تو یہ بتاتے خود ایک زیادتی کی بات ہوتی ہے. آپ کو ایکچولی جیسے بات ہم اسی لیے بار بار ہم ایک بات ایمفسائز کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو ہائیسٹ لیول پر ایران سے جا کر انگیج کرنا چاہیے. ان سے ملیں, ان کو سمجھائیں, ان سے بات کریں اور یہ بتائیں کہ یہ جو دہشت گردی ٹرائنگل پہ ہو رہی ہے, پاکستان, ایران اور افغانستان کے بارڈر پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس میں ہم دونوں وکٹمز ہیں. پاکستان بھی وکٹم ہے, ایران بھی وکٹم ہے, اور دہشت گردی افغانستان سے CIA اور انڈینز بھیج رہے ہیں. جس طرح بدخشان سے دہشت گرد چائنا بھیجے جا رہے ہیں اور بلیم ہو رہا ہے پاکستان پہ, پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب. یہی گیم سارا کا سارا ایران اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے بھی ہو رہا ہے. اس لیول پر پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو سیریس ہونا پڑے گا. چائنیز سے تو آپ انگیج کر رہے ہیں ہر لیول پر, ایرانیوں کو انگیج نہیں کر رہے. دس از اے مسٹیک. وی مسٹ انگیج ایرانیئنز رائٹ ناؤ اینڈ ٹیل دیم کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں, مل کر ہم ان دہشت گردوں کے خلاف کام کریں گے, جیسے 70s میں ایرانی ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے اور ہم نے مل کر BLA کے دہشت گردوں کو ختم کیا تھا. جی زاہد حامد صاحب, ایک اور بات بھی میں معلوم کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ہالینڈ کے ڈچ کیپٹل ہیگ میں نیوکلیئر سمٹ کانفرنس ہوتی ہوئی نظر آئی ہے 2014. اس میں ہمیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ پاکستان کو بھی نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شامل کیا جائے. تو آپ کے خیال میں اس مطالبے سے کیا فرق پڑے گا, کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو, کیا اس پہ عمل ہوگا؟ ڈیمانڈ تو یہ وہ ہے کہ جو پاکستان آرمی نے ان کو سمجھائی تھی, ظاہر ہے جو آرمی کی طرف سے بریفنگ دی جاتی ہے, ورنہ ان کو تو نہیں پتا کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کیا ہوتا ہے. آج بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں نواز شریف کو بلا کے پوچھیں کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ ہوتا کیا ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا. بات یہ بارہ تو بٹ کوشچن از کہ یہ ان سے کہا گیا تھا کہ ڈیمانڈ کرو, انہوں نے کر دی. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ دنیا آپ کو نیوکلیئر سپلائر گروپ میں کدھر شامل کرے گی؟ وہ تو آپ کے ایٹمی ہتھیار چھیننے کی پلاننگ کر رہے ہیں. وہ تو دنیا تو یہ پلان کر رہی ہے کہ پاکستان پر سینکشنز لگائی جائیں کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ لیکن نواز شریف صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم فلی کیپیبل ہیں, ہم کیپیبل ہیں نیوکلیئر ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں, اور ایک قوم کے طور پر ہم منتظم ہیں. دیکھیے اللہ کا فضل ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. یہ بات فیکٹ آف دا میٹر ہے. ظاہر ہے اگر آج پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور ہمارے پاس ایٹمی میزائل اور ہتھیار اور وار ہیڈ موجود ہیں, تو ہم نے کسی کے ٹھیکے پہ تو یہ کام نہیں کیا تھا, نہ ہم نے سب کانٹریکٹ کر کے کسی سے یہ کام کروایا تھا, ہم نے خود اللہ کے فضل سے کیا. اینڈ وی آر فلی کیپیبل. اور ہمارا کوئی نیوکلیئر ویپن ایک رات ایک جگہ پہ نہیں گزارتا. ہم اس کو, دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے ویپنز کہاں ہیں, اور ہم بھی ان کو ریلوکیٹ کرتے رہتے ہیں, ہم بھی ان کو ڈسپرس کرتے رہتے ہیں. دنیا میں کہاں کہاں ہم نے ان کو چھپایا ہوا ہے, یا پاکستان میں کہاں چھپایا ہوا ہے, یہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ پاکستان نے رکھے کدھر ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم فلی کیپیبل ہیں. اگر ہمارے پاس ہمارے نیوکلیئر ویپنز ہم کیپیبل نہ ہوتے تو نعوذ باللہ انڈیا, اسرائیل, امریکہ نے چھوڑنے تھے ہمارے پاس آج تک. مگر بات کیا بینیفٹ کیا ہوں گے اگر نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں پاکستان کو شامل کر لیا جاتا ہے؟ پھر آپ اوپنلی نیوکلیئر مٹیریل دوسرے ملکوں کو دے سکیں گے. جس طریقے سے دنیا کے جس نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں, بہت سے ملک ہیں جو نیوکلیئر فیول سپلائی کرتے ہیں مختلف ملکوں کو, نیوکلیئر ٹیکنالوجی دیتے ہیں. چائنا آخر ایٹمی پلانٹ لگا رہا ہے نا آپ کے پاس آ کے, اس میں پورا پلانٹ بھی لگائے گا آ کے, نیوکلیئر فیول بھی دے گا, ایٹمی پلانٹ چلائے گا آپ کے لیے. یہ کام پھر آپ کر سکیں گے. اس وقت پاکستان کو انٹرنیشنلی اس بات کی پابندی ہے آپ کو کہ آپ نیوکلیئر سپلائر گروپ میں نہیں ہیں, آپ نیوکلیئر پروگرام ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ہم اپنے نیوکلیئر ویپنز کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں. نہیں, ہم اپنے نیوکلیئر ویپنز کے لیے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہم دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اس صورتحال میں آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے. دنیا کے بہت سارے ملک ہیں کہ جو اپنا نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیکن آپ نہیں کر سکتے بیکاز یو آر ناٹ پارٹ آف دس کلب. آپ کو روکا ہوا ہے انہوں نے. بلکہ دوسری طرف وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ہتھیار ہی لے لیں, جو کہ انشاءاللہ کبھی ان کا پیو بھی نہیں لے سکے گا. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کو کبھی وہ اس نیوکلیئر سپلائی گروپ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ہم کو بلڈوز کرنا پڑے گا اپنے زور بازو پہ. یہ ہماری ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ملٹری اسٹرینتھ ہے کہ ہم کس طرح یہ سٹیٹس اچیو کرتے ہیں. اس میں اسی کانفرنس میں زاہد حامد صاحب ایک اور ایشو کو بھی ریز کیا نواز شریف صاحب نے, کشمیر ایشو کو, امریکہ سے, کہ انڈیا تیار نہیں لگ رہا ہے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے, اور ان کو ایک تھرڈ پارٹی انٹرونشن چاہیے جس میں کہ امریکہ کو ماڈریٹر کا, ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات انتہائی خطرناک ہے کہ آپ کشمیر کا مسئلہ امریکہ کے حوالے کر دیں اس وقت جب امریکہ اور انڈیا کا اسٹریٹجک الائنس ہے. جیسے ہم نے بات کہی نا کہ یہ تو آپ نے اپنے سارے پورے اپنی تقدیر, اپنی تاریخ, اپنا دفاع, سب کچھ امریکہ کے حوالے کرنے والی بات ہے. جیسے آپ نے اپنے کشن گنگا ڈیم پہ آپ نے انٹرنیشنل کورٹس اور UN کے حوالے کر دیا اور انہوں نے بیچ دیا آپ کو. بات یہ ہے کہ UN ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آلریڈی انڈیا راضی ہو چکا ہے, جا چکا ہے. سیدھی سادی سی بات ہے, اقوام متحدہ کی ریزولوشن ہے, پرانی کب ہوئی وہ, یہ کس نے لکھا کہ پرانی ہو گئی ہے اب اس پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا؟ یا پلیبسائٹ کرائیں, پورے کشمیریوں کو اختیار دیں کہ فیصلہ کرو تاریخ کا, تقدیر کا, کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو. آپ امریکہ سے یہ کہیں کہ آپ UN ریزولوشن امپلیمنٹ کروائیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ میڈیٹ کرے اور انڈیا کو مجبور کرے؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. دا فیکٹ آف دا میٹر از 21ویں صدی میں انڈیا اور امریکہ کا اسٹریٹجک الائنس ہے پاکستان اور چائنا کے خلاف.
किसी सूरत में भी इंडिया के ऊपर इस वक्त कोई प्रेशर नहीं है कि वो मसला कश्मीर पर बात करे। कश्मीर बजौर शमशीर ही लिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी आ रहा है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा असलहा खरीदने वाला मुल्क बन चुका है। इंडिया की पूरी भरपूर तैयारी है कि आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक आखिरी फैसला कौन जंग की जाए। ये जंग ऑलरेडी अपने इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान को यूज करना शुरू हो पाकिस्तान गए हैं। उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। उनकी जो स्पिरिट्स है वो सामने आना शुरू हो गई है। ज़ाहिद हामिद साहब, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। ये बताइएगा कि हमें यूएस कैरी लूगर एड भी कट डाउन करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। आप इस कट डाउन को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये पैसे कम कर रहे हैं वैसे कौन सा पाकिस्तानी कौम के पास आ रहे थे? हुक्मरानों नहीं खाने थे, हुक्मरानों से पूछे, उनको तकलीफ होगी। उनके दुबई के प्लाजे जो उन्होंने पेमेंट करनी थी वो डिले हो जाएगी। पाकिस्तानी कौम को कब मिला है वो सारी इमदाद या पैसा या एक्सपोर्ट्स का जो भी हमारे पास आया है? हुक्मरानों हरामखोरों ने खाया है, उनके खाने। अफसोस उनको होना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तानी कौम को अल्लाह के फजल से। और इसहाक डार साहब ने वैसे भी कह दिया है कि तनख्वाहों और पेंशन्स में किसी किस्म के इंक्रीमेंट की उम्मीद ना रखिए। कि पाकिस्तानी कौम को चाहिए सऊदी $1.5 अरब दें या $10 अरब दें, खाना इन हुक्मरानों ने इस पाकिस्तानी कौम तक आज तक कुछ भी नहीं पहुंचा, ना पहुंचेगा। इन हुक्मरानों का आखिरी वक्त है, थोड़े दिन ये तफरीह अय्याशी कर ले। फैक्ट ऑफ द मैटर, जैसे हम कह रहे हैं, ये लल बिफोर द स्टॉर्म है। जिस तरह की खुरेजी जनवरी और फरवरी में हुई थी, कुछ दिनों बाद आपको शुरू हो जाएगा इस दोबारा शुरू होते हुए। उसके बाद इन हुक्मरानों से हम पूछेंगे, जिन ने पीस मुज़ाकरात में इस वक्त पाकिस्तान से खयानत की है, इन सारों को फांसी पर लटकाना होगा, क्योंकि आज इन्होंने कौम को धोखा दिया। ज़ाहिद हामिद साहब, आखिरी क्वेश्चन के हमारे पार्लियामेंटेरियन को, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन शेख रशीद साहब को जो है ऑफ बोर्ड करा दिया गया कनाडा जाते हुए यूएस के अहकाम पर। और फिर जब असेंबली में खुर्शीद शाह साहब ने इस इशू को रेज किया कि यूएस एम्बेसडर को जो समन भेजना चाहिए, ऑफिशियल नोटिस भेजना चाहिए, तो चौधरी निसार उल्टा उन पर बरस पड़े कि ये उनकी हुकूमत के अंडर किए गए एग्रीमेंट्स का नतीजा है। बात ये इंडियन डिप्लोमेट की कहानी आपके सामने है, वही हम अर्ज कर रहे हैं आपको। इससे आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई शख्स किसी भी दुनिया के जहाज में नहीं बैठ सकता जब तक सीआईए इसको अप्रूव न करे। यहां तक नौबत पहुंच चुकी है कि आप हज और उम्रे पर नहीं जा सकते जब तक सऊदी एम्बेसी में वीजे के लिए अप्लाई करने से पहले आप इंटरनेट पे सीआईए के डेटाबेस में अपने कवायद जमा ना कराएं और सीआईए अप्रूवल देती है। उसके बाद उस अप्रूवल के साथ आप जाते हैं सऊदी एम्बेसी में अपना वीजा लेने के लिए। उम्मत के ज़वाल का ये आलम है। तो कह रहे हैं कि ये वो इंटरनेशनल एविएशन एग्रीमेंट्स हैं जो कि हमारी हुकूमत ने, प्रीवियस गवर्नमेंट ने खुद किए थे। तो आपको कैंसिल करते कितनी देर लगती है? कैंसिल कर दें। अगर वो आपकी इज्जत पे, हुर्मत पे, आपकी गैरत पे हमले कर रही है, मिस यूज कर रहे हैं अमेरिकन, तो आप कैंसिल कर दें। आपको रोकने में कौन सी देर लगती है? एग्रीमेंट अगर किए थे तो सिर्फ हमें जलील करने के लिए किए थे। अमेरिकन तो ब्लैक वाटर्स को जलील करने के लिए नहीं थे। उनके भी तो बहुत से दहशतगर्द हैं जो रोज पाकिस्तान में घूम रहे होते हैं, उनको कब ऑफलोड किया आपने? बात यही कि बेगैरत लोगों के बेशरम जवाबात हैं, इनको इग्नोर करें। जो गैरतमंद कौमें वो करती हैं, वो करती है जो उनको करना होता है। जी ज़ाहिद हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने जो इस हफ्ते की डेवलपमेंट्स थी उनको डिस्कस किया। जो नजर आ रहा है इस वक्त दहशतगर्दी की डायरेक्शन में मुज़ाकरात किसी फाइनल स्टेज पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स होप के पॉजिटिव आउटकम सामने आ पाए। आज के लिए इतना ही। सी ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।